हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में हमने देखा था कि जो फॉस्फोरस जो होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद वो किस प्रकार से ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में हम देखेंगे पी पाई और पी पाई बॉन्डिंग किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पी पाई बॉन्डिंग साथ में पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पी पाई का मतलब क्या होता है वो हमको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पी पाई। अब यहाँ पे पी पाई लिखा हुआ है, P स्टैंड फॉर पी ऑर्बिटल। ठीक है, पाई का मतलब होता है पाई बॉन्ड, फिर से P का मतलब P ऑर्बिटल और पाई का मतलब पाई बॉन्ड। तो पी पाई का मतलब होता है जो पाई बॉन्ड रहेगा वो दो P ऑर्बिटल के बीच में बनेगा। किसके बीच में? दो P ऑर्बिटल के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है उस पाई बॉन्ड को हम बोलेंगे पी पाई। साथ में जब वही पाई बॉन्ड एक p ऑर्बिटल और दूसरा d ऑर्बिटल के बीच में बनता है तो उसको हम बोलते हैं p पाई एंड d पाई बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग p पाई बॉन्डिंग एंड सेकंड वन इज p पाई d पाई बॉन्डिंग। तो p पाई बॉन्डिंग मीन्स द पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू p ऑर्बिटल। p पाई d पाई बॉन्डिंग मीन्स the pi bond form between p orbital and d orbital। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं जो 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। 11th में हमने पढ़ा था कि s ऑर्बिटल प्लस s ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, s ऑर्बिटल प्लस p ऑर्बिटल या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। p ऑर्बिटल प्लस p ऑर्बिटल ये सिग्मा भी बनाता है पाई भी बनाता है। सिग्मा कब बनाएगा? जब पहला p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और दूसरा जो p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, s और p के बीच का ओवरलैप पॉसिबल है। हमने जो ऑर्बिटल्स देखे थे s, p, D और F, चार टाइप के देखे थे। फिर हमने ओवरलैपिंग में देखा था कि S जो होता है वो खुद के साथ वो ओवरलैप कर सकता है, बाजू वाले के साथ ओवरलैप कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। P जो होता है वो P के साथ ओवरलैप कर सकता है। P के बाजू में कौन है? लेफ्ट साइड में S है और राइट साइड में D है। तो ये P जो रहेगा वो S के साथ भी ओवरलैप कर सकता है और D के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। जब बात करते हैं हम लोग D ऑर्बिटल की तो ये D ऑर्बिटल खुद के साथ ओवरलैप कर सकता है और बाजू वाले के साथ। तो इस D के बाजू वाला कौन है? P, साथ में कौन है? F। लेकिन D जो रहेगा वो S के साथ ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि ओवरलैपिंग और बॉन्डिंग हमेशा खुद के साथ या तो एडजेसेंट ऑर्बिटल के साथ ही होता है, बाजू वाले के साथ नहीं रहेगा। तो S जो रहेगा वो P के साथ बॉन्ड बना सकता है, S जो रहेगा वो D के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है। ये पहली बात। उस हिसाब से S और P पॉसिबल है, P और P पॉसिबल है। हम S और D के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हम D और D के बीच में सोचेंगे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल रहेगा। इफ हम यहाँ पे P और D के बारे में सोच रहे हैं तो भी यहाँ पे ओवरलैपिंग जो रहेगा वो पॉसिबल रहेगा। तो इस प्रकार से हम ओवरलैपिंग के बारे में सोच सकते हैं कि ओवरलैपिंग कहाँ पे पॉसिबल रहेगा और कहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन अभी हमको जो पढ़ना है वो सिर्फ पाई ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ना है, सिग्मा ओवरलैपिंग के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हमको किसके बारे में पढ़ना है? पाई ओवरलैपिंग के बारे में। ठीक है, अब पी पाई का पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे मैंने शायद ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा हुआ है,
हम यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ऑक्सीजन ये होता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और साथ में रहेगा 2p4। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो s ऑर्बिटल है इसके पास यहाँ पे एक बॉक्स है और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है। हम यहाँ पे ये p ऑर्बिटल थोड़ा सा राइट साइड में गया है ज़्यादा ही, उसको थोड़ा अंदर लेके आते हैं। ये हमारे p ऑर्बिटल्स है। पूर्ण शुल्क के हिसाब से पहले एक रहेगा, सही है, फिर ये दूसरा रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा रहेगा, ठीक है, तो ये तीसरा हो गया और ये चौथा इधर ही आएगा, पेड़ बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड कर दिए। अब ऑक्सीजन के पास इस प्रकार से बॉन्ड्स है, ठीक है। अब देखो पी पाई होने के लिए या तो पी पाई डी पाई के लिए पाई बॉन्ड होना जरूरी है। इफ मैं यहाँ पे बात करता हूँ H2O की, इसकी H2O, तो इफ हम H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस H2O के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो जब पाई बॉन्ड ही नहीं रहेगा तो क्या वो पी पाई है या पी पाई डी पाई है, ये क्वेश्चन ही बेकार है। तो पी पाई या तो पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होने के लिए सबसे पहली बात ये जरूरी है कि उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है ही नहीं। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं O2 का। इसका एग्जाम्पल O2 का, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सही है। ये रहेगा लोन पेयर, यहाँ पे रहेगा लोन पेयर, ये एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, सही है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि दो में से एक जो रहेगा वो होना चाहिए सिग्मा और दूसरा होना चाहिए पाई। ये पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। तो पहले जो मॉलिक्यूल ड्रॉ किया था वाटर मॉलिक्यूल, इस वाटर मॉलिक्यूल में एक भी पाई बॉन्ड नहीं था, लेकिन अभी जो मॉलिक्यूल हमने बनाया है इस मॉलिक्यूल में अब यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये पाई बॉन्ड बना कैसे है। ये जो ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि उनके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, साथ में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस ऑक्सीजन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, इसके पास भी 1 है, इसके पास पाई बॉन्ड 1 है, इसके पास भी पाई बॉन्ड 1 है। नंबर ऑफ लोन पेयर with 2, number of lone pairs are 2, so number of hybrid orbital will be 3, number of hybrid orbital will be 3, so hybridization will be sp2 and hybridization will be sp2। is it okay? नहीं समझा, सही है ना? हाँ, अब देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, p1 ऑर्बिटल, p2 ऑर्बिटल, p3। अब इन 4 ऑर्बिटल में से हाइब्रिडाइजेशन में कितने ने पार्टिसिपेट किया, 3, तो इनमें से ये कट हो गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया। ये लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है वो या तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है या तो वो लोन पेयर बनाता है, और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो अभी यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनाने वाला है वो पाई बॉन्ड किसने बनाया होगा, p ऑर्बिटल ने। तो एक ऑक्सीजन का p3 ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के p3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और उस ओवरलैप के वजह से ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ये p ऑर्बिटल के ओवरलैप के वजह से, और इस p ऑर्बिटल के ओवरलैप के वजह से जो पाई बॉन्ड बनता है उस ओवरलैप को हम बोलेंगे p पाई ओवरलैप। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन में जो पाई बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन में जो पाई बॉन्ड रहेगा ये कौन सा पाई बॉन्ड है, p पाई के बीच का ओवरलैप है। नहीं समझा? तो ऑक्सीजन में इसके पास एक p ऑर्बिटल बाकी है हाइब्रिडाइजेशन में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया। इस ऑक्सीजन के पास एक p ऑर्बिटल बाकी था, तो उन 2 p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप होने की वजह से ये क्या करेंगे, यहाँ पे p पाई ओवरलैप शो करेंगे।
ठीक है, तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा था कि वो किस टाइप का ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के लिए हम यहाँ पे लेंगे नाइट्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ N2, जिसमें होता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन लोन पेयर और इसके पास लोन पेयर। यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेटा फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स फाइंड करेंगे तो ये रहेंगे 2, ये 2, इसके बाद देखो 1 पाई 2 पाई। अब लोन पेयर की बात करते हैं तो इसके पास लोन पेयर 1 है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर 1 है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, तो इस नाइट्रोजन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे 2, सही है ना, कितने रहेंगे 2, और इसके पास भी रहेंगे 2, सही है। अब क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए ये फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp, सही है। तो अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, मैं इसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ और इसके लिए मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, सही है। अब हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो वैलेंस शेल में जो है वो टोटल कितने ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है। s 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल। अब जब p के 3 ऑर्बिटल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो हमने किसको यूज़ किया, s को यूज़ किया और p1 को यूज़ किया। तो अब इसके पास कौन सा ऑर्बिटल बचा, p2 एंड p3। हम इसकी बात करेंगे तो उसने s को यूज़ किया और p को यूज़ किया। वैलेंस शेल का देखना है हमको, इनर शेल के बारे में नहीं देखना, ठीक है। अब क्या हुआ, P1 तो यूज़ कर लिया, अब ये P2 खाली है तो ये P2 क्या करेगा, इस P2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे दूसरा पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन से पता चला कि sp है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या बचे, 2 p ऑर्बिटल बचे। अब ये p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और जैसे वो ओवरलैप करेंगे, मतलब ऐसे यहाँ पे एक p ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड है और यहाँ पे दूसरा p ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड है। अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे और दोनों ओवरलैप करने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बनेगा, पाई। तो अपर साइड में एक पाई बॉन्ड बना, लोअर साइड में एक पाई बॉन्ड बना है। अपर साइड का जो पाई बॉन्ड रहेगा वो रहेगा p पाई, और लोअर साइड का भी जो पाई बॉन्ड रहेगा ये कौन सा रहेगा, p पाई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो पाई बॉन्ड बनाता है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। उस एग्जाम्पल को मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2O3। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या रहेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर देखेंगे तो नाइट्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर, एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 1 2 1 1। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की, तो इसके पास पाई बॉन्ड कितना है, 1, इसके पास कितना है 1, ऑक्सीजन के पास 0, नाइट्रोजन के पास 1, ऑक्सीजन के पास 1। अब बात करते हैं लोन पेयर की, तो ऑक्सीजन के पास 2, नाइट्रोजन के पास 1, ऑक्सीजन के पास 2, नाइट्रोजन के पास 1, ऑक्सीजन के पास 2। अब फाइंड करेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देखेंगे तो इसके पास होने चाहिए 3, इसके पास होने चाहिए 2, 3 होने चाहिए। सिग्मा बॉन्ड कितने, इसके पास सिग्मा बॉन्ड तो 2 है ना, हाँ 2 सिग्मा बॉन्ड, तो ये होने चाहिए 3। इसके पास होने चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, यहाँ पे होने चाहिए 3, यहाँ पे होने चाहिए 3।
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो रहेगा sp2, ये भी रहेगा sp2, ये रहेगा sp3, ये रहेगा sp2 और ये रहेगा sp2। ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल होते हैं। कौन से? एक होता है s ऑर्बिटल और 3 होते हैं p1, p2 और p3। इनमें से हाइब्रिडाइजेशन में किसको यूज किया? एक s और 2 p। इनमें से एक p ऑर्बिटल छूट गया है, इसमें से भी एक p ऑर्बिटल छूट गया है, तो इस p और p के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका एक p ऑर्बिटल बाकी था, इस नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल बाकी था, तो इन दोनों ने ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाया, उसको बोलेंगे p पाई p पाई। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे p पाई पाई बॉन्ड। क्लियर है? इसके पास तो ऑल ऑर्बिटल्स आर टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो पाई बॉन्ड। इसके पास तो पाई बॉन्ड है ही, मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये किसी के भी साथ कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। और जब वो पाई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं तो p पाई और p पाई d पाई के बारे में सोचना ही बेकार है। ठीक है। इसके पास sp2 है, मतलब एक p ऑर्बिटल बाकी है। इस ऑक्सीजन के पास sp2 है, मतलब एक और p ऑर्बिटल बाकी है, और ये दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो p ऑर्बिटल है ये। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये रहेगा p पाई, मतलब कुल मिला के पूरे मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड और ये दूसरा, और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? p पाई के ही रहेंगे। यहाँ पे p पाई d पाई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अबाउट N2O3। ठीक है। तो ये था किसके बारे में? p पाई d पाई के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे p पाई d पाई का एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है H3PO4। इसके बारे में H3PO4। सबसे पहले हमको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो सेंटर में रहेगा फॉस्फोरस, एटलीस्ट 1 p डबल बॉन्ड O होता है। अब बाकी के OH ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक OH, ये रहेगा दूसरा OH, और यहाँ पे जो रहेगा ये रहेगा तीसरा OH। सही है। अब यहाँ पे देखो फॉस्फोरस जो रहेगा वो 5 बॉन्ड बनाए, लेकिन हम ये जो है दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो ग्राउंड स्टेट में है। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन होना चाहिए? 3d ऑर्बिटल। तो यहाँ का जो s का एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो d में जाएगा, तो यहाँ पे 3s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कहाँ पे जाएगा? d ऑर्बिटल में जाएगा। तब जाके इस फॉस्फोरस के पास वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 1, 2, 3, 4 और 5, और जब उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे तब जाके वो 5 बॉन्ड बना सकता है। और जब वो 5 बॉन्ड बनाएगा तब उसके वैलेंस शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं रहेगा, तो ऑल आर अनपेयर्ड। तब जाके वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 5 बॉन्ड। अब बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की। तो इस फॉस्फोरस के पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड रहेंगे 4, लोन पेयर रहेंगे 0 और पाई बॉन्ड रहेगा 1। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहेंगे? 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। अब देखो टोटल बॉन्ड 5 बनाए, मतलब सिंपल सी बात है, वो एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 5। कौन से? s रहेगा, p1 रहेगा, p2 रहेगा, p3 रहेगा और d। ये 5 ऑर्बिटल्स है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इन 5 में से हाइब्रिडाइजेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 4 लोगों ने।
मतलब सिंपल सी बात है, ये डी ऑर्बिटल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, अनहाइब्रिड रहेगा। मतलब यहाँ पे जो एक पाई बॉन्ड बना है, इस पाई बॉन्ड में एक ऑर्बिटल डी होना चाहिए। अब ये पाई बॉन्ड बनाया किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। और इसके पहले हमने देखा था ऑक्सीजन के पास पी ऑर्बिटल ही होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो डी ऑर्बिटल जो है वो फॉस्फोरस के पास से आया, और ऑक्सीजन के पास में से कौन सा ऑर्बिटल आएगा, पी ऑर्बिटल। और इन दोनों के बीच में ओवरलैप होगा, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनेगा उस पाई बॉन्ड को बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फॉस्फोरस है इसने 5 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब ये फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में से ही होना चाहिए। सही है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में से होगा तब क्या देखना पड़ेगा कि एक्साइटेड स्टेट में जब वो 5 बॉन्ड बनाएगा तो एस ऑर्बिटल 1 रहेगा, पी ऑर्बिटल 3 रहेंगे और एक डी ऑर्बिटल रहेगा। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने यहाँ पे देखा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो s को यूज़ किया, 3p को यूज़ किए, लेकिन d को यूज़ नहीं किया। तो d जो रहेगा वो अनहाइब्रिड रहेगा। और ये जो अनहाइब्रिड रहेगा ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड जो रहेगा वो कौन सा पाई बॉन्ड रहेगा, पी पाई डी पाई। क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, उसके पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस और पी। लेकिन एस और डी का ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो बचा कौन सा, पी। तो ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। हम ऐसे भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या ऑक्सीजन का, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ऑक्सीजन के पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं, s ऑर्बिटल, p1 p2 एंड p3। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, s गया, p1 गया, p2 गया, मतलब ऑक्सीजन के पास कौन बचा, p। फॉस्फोरस के पास कौन बचा, d। तो ये p और d के बीच का ओवरलैप रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग p पाई d पाई ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, p पाई d पाई ओवरलैपिंग। सही है। अब यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं इसको हम बोलते हैं Al2O3। क्या बोलेंगे, Al2O3। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये रहेगा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड एल्यूमिनियम, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड एल्यूमिनियम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और हर एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो ड्रॉ करके रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सही है। अब आप पहले ये पता लगाइए कि इनमें से किसके पास पाई बॉन्ड रहेंगे और कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए, और वो किस टाइप का ओवरलैपिंग होना चाहिए। ठीक है। देखो ऑक्सीजन जो होता है उसके पास कौन से ऑर्बिटल, s, p1 p2 एंड p3। एल्यूमिनियम 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो एल्यूमिनियम के पास होना चाहिए s होना चाहिए, p होना चाहिए और p होना चाहिए, ताकि वो 3 ही बॉन्ड बनाए, कौन, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। सही है। एल्यूमिनियम का रहेगा sp, ऑक्सीजन का रहेगा sp3, एल्यूमिनियम का रहेगा sp और यहाँ पे रहेगा sp2। पहले यहाँ पे जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं। इन दोनों के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसकी। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ऑक्सीजन ने इस s को यूज़ किया, p को यूज़ किया, इस p को यूज़ किया, ये p बाकी है। मतलब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के पास होना चाहिए p जो बचा हुआ है। एल्यूमिनियम के पास s होता है, p होता है और p होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो ये s चला गया, ये p चला गया, तो ये p बच गया, तो इसके पास भी रहेगा p। मतलब यहाँ पे जो ओवरलैप रहेगा पाई बॉन्ड के लिए, ये होना चाहिए p पाई ओवरलैपिंग। अब ये p पाई ओवरलैपिंग है, तो यहाँ का भी जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, p पाई ओवरलैपिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो p पाई ओवरलैप रहेगा कि p पाई d पाई ओवरलैप रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे जो देखता हूँ, ये लिखता हूँ मैं HPO3 लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, HPO3 लिखते हैं। मतलब इसके पहले हमने लिखा था ना H3PO4, सॉरी H3
PO4, इसका ये अनहाइड्राइड है HPO3, ठीक है। अब HPO3 के बारे में बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो सेंटर में रहेगा P, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चलो 3 ऑक्सीजन हो गए, 1 हाइड्रोजन हो गया। पहले आपको पता लगाना है कि इसमें क्या होगा। पाई बॉन्ड रहेंगे, अरे पाई बॉन्ड तो 2 है ना, और 2 है तो सिंपल सी बात है, या तो इसमें पी पाई रहेगा, या तो इसमें क्या रहेगा, पी पाई डी पाई रहेगा, सही है ना। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या रहेगा। देखो पहली बात, फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5। जब फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, मतलब सिंपल सी बात है वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, तो ये 3D का एक इलेक्ट्रॉन, 3s का जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, D में जाएगा। मैंने D का एक ही ऑर्बिटल ड्रॉ किया है, रूल के हिसाब से 5 ऑर्बिटल ड्रॉ करने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैं उनको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ये हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के लिए। कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो बॉन्ड भी बनाएंगे 5, मतलब फॉस्फोरस के लिए S है, P है, P है, P और D, 5 ऑर्बिटल है। अब रही बात ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो उनके पास S होता है, P होता है, P होता है और P। दूसरा ऑक्सीजन जो रहेगा S रहेगा, P रहेगा, P रहेगा और P, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोरस है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर तो है ही नहीं क्योंकि 5 बॉन्ड बना है, तो ये लोन पेयर टूट गया। तो इस फॉस्फोरस के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 3 और लोन और पाई बॉन्ड है 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। इस ऑक्सीजन का भी होना चाहिए sp2, इस ऑक्सीजन का रहेगा sp2 और इस ऑक्सीजन का रहेगा sp3, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, सही है। हाँ, अब हम देखते हैं इस फॉस्फोरस के बारे में। तो इस फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, मतलब फॉस्फोरस में से कौन चला गया, S चला गया, P1 चला गया, P2 चला गया, मतलब एक बचा P और एक बचा D, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोरस है इसके हमने एक बचा P और दूसरा बचा D। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ऑक्सीजन ये वाला है, तो S चला गया, P1 P2 P3 चला गया, बचे हुए दोनों ऑक्सीजन sp2 है, वो ये मान के चलते हैं कि ये जो sp2 है ये ऑक्सीजन रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो यहाँ पे रहेगा S, P1 और P2, इसके पास क्या बचा P, तो इस ऑक्सीजन के पास भी P ऑर्बिटल है, इस ऑक्सीजन के पास भी P ऑर्बिटल है, और इसके पास कौन कौन है, P और D है, तो ये P क्या करेगा, इस D के साथ ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड रहेगा ये कौन सा हो गया, P पाई D पाई। फिर ये जो P रहेगा वो क्या करेगा, इस P के साथ ओवरलैप करेगा, तो उस दूसरे ऑक्सीजन के, तो वहाँ पे जो पाई बॉन्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा, P पाई। मतलब ये जो HPO3 जो है ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें से एक पाई बॉन्ड जो रहेगा वो P पाई D पाई रहेगा, तो दूसरा जो पाई बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, P पाई D पाई रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से तो 2 पाई ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एक रहेगा P पाई और दूसरा रहेगा P पाई D पाई, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल A है और यहाँ पे मॉलिक्यूल A है, इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड है। अब इनके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल चाहता है कि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करे, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लेते हैं B और यहाँ पे हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं B, इसके साथ यहाँ पे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और दोनों के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जब भी हम लोग ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग करने के बाद सपोज मतलब एक ये P ऑर्बिटल है और ये दूसरा P ऑर्बिटल है,
जब ओवरलैपिंग करेंगे तो इस प्रकार से ये बनाना बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? बनाना बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग होने के लिए ये दोनों ऑर्बिटल के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना ही ये ओवरलैपिंग इजीली कर सकते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये दो पी ऑर्बिटल के बीच का जो ओवरलैपिंग रहेगा, ये ओवरलैपिंग होने के लिए उनके बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना ही इन ऑर्बिटल के बीच का ओवरलैपिंग इजीली होगा। और इफ इन ऑर्बिटल के बीच का ओवरलैपिंग इजीली होता है, इसका मतलब कि ये जो रहेगा ये ओवरलैपिंग पॉसिबल रहेगा। अब ए और ए के बीच का डिस्टेंस और बी के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। तो ए और ए के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, बी और बी के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ए और ए के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो बी और बी के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं रहेगा। तो जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का ओवरलैपिंग पॉसिबल रहेगा। तो यहाँ पे ए और ए के बीच का ओवरलैपिंग पॉसिबल है, वही बी और बी के बीच का ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं रहेगा। ये पी ऑर्बिटल कंसीडर किया था, तो यहाँ पे पी पाई ओवरलैपिंग पॉसिबल है, वही बी के बीच में पी पाई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो ऑर्बिटल्स जो रहेंगे वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं N2 की और इसको कंपेयर करते हैं P2 के साथ। जब N2 की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे पी पाई ओवरलैपिंग है। अब नाइट्रोजन और यहाँ पे हम देखते हैं फॉस्फोरस और फॉस्फोरस। देखो ये फॉस्फोरस का साइज है, ये पहला सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ओके, अब इसके पास जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और इस फॉस्फोरस के पास भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है कंपेयर टू फॉस्फोरस, और नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन जो रहेगा वो क्या कर सकता है, ऐसा ओवरलैपिंग कर सकता है। लेकिन वही जब ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा और जब यहाँ पे ओवरलैपिंग जो रहेगा पॉसिबल नहीं रहेगा, इसका मतलब N2 जो रहेगा ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है, लेकिन P2 जो मॉलिक्यूल रहेगा ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे N2 पॉसिबल है, P2 पॉसिबल नहीं है। P जो होता है वो P4 पॉसिबल है। कौन पॉसिबल है? P4। तो N2 का स्ट्रक्चर जो होता है, नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है N ट्रिपल बॉन्ड N विथ लोन पेयर एंड लोन पेयर। लेकिन वही फॉस्फोरस का होता है फॉस्फोरस, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा फॉस्फोरस, चौथा फॉस्फोरस। ये इस प्रकार से एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और हर एक फॉस्फोरस ने 3-3 बॉन्ड बनाए। और जब फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है तो उनके पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर होने चाहिए। तो आप फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में देखोगे तो आपको एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिखेगा, लेकिन नाइट्रोजन जो रहेगा उसमें पाई बॉन्ड दिखेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से वहाँ पे पी पाई और पी मतलब पी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल होता है। लेकिन वही ओवरलैपिंग जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉस्फोरस में तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है वो डायएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन फॉस्फोरस जो रहेगा वो डायएटॉमिक में नहीं होता है, वो किस में होता है, टेट्राएटॉमिक में। हम नाइट्रोजन की बात क्यों करें, हम यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 पढ़ रहे हैं ना। तो नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, फिर आता है स्टीबाइन आता है और लास्ट में आता है बिस्मथ। तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है और साइज छोटा होने की वजह से वो क्या कर सकता है, पी पाई या तो पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग बना सकता है।
लेकिन जब हम बाकी की बात करते हैं तो इन सब का एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से इनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी पाई ओवरलैप पॉसिबल नहीं रहेगा सेम मॉलिक्यूल के बीच में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबाइन और बिस्मथ कभी भी पी पाई ओवरलैप नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं सेम मॉलिक्यूल के साथ। हमने यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच की बात की है, हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की बात नहीं की है। तो नाइट्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है, पाई बॉन्ड बन सकता है, लेकिन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबाइन और बिस्मथ के बीच में सेम मॉलिक्यूल के बीच में क्या नहीं बन सकता, पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इन एटम का साइज बड़ा होने की वजह से इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है एटम्स के बीच का। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने के लिए जाते हैं, लेकिन गैप ज़्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे को प्रॉपरली ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि इनके बीच किसी प्रकार का कोई भी पाई ओवरलैपिंग नहीं रहेगा सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। Oxides of phosphorus, arsenic, stibine and bismuth form two types of oxide. एक होता है M2O3 और दूसरा रहेगा M2O5। M2O3 कैसे रहेगा? सेंटर में रहेगा M, यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन, ये रहेगा ऑक्सीजन, ये रहेगा M, ये रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर रहेगा, इसके पास भी लोन पेयर रहेगा, तीन ही बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है, यहाँ पे M का मतलब होता है ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट। तो ये जो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है इसने पाई बॉन्ड तो बनाया। आप बोलोगे सर आपने इसके पहले ही बोला था कि ये पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। मैंने ये बोला था कि ये पाई बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन सेम मॉलिक्यूल के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। यहाँ पे ये सेम मॉलिक्यूल नहीं है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है। तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से ये ओवरलैप कर सकता है। मतलब यहाँ का एक एटम हमने छोटा लिया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लिया तो, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा तो ओवरलैपिंग जो रहेगा वो पॉसिबल रहेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि सेम एटम के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफरेंट एटम्स के बीच में जो ओवरलैपिंग रहेगा वो पॉसिबल रहेगा। ठीक है, तो ये होता है M2O3। M2O3 में इनके पास जो रहेगा मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं P2O3 का स्ट्रक्चर निकाल के देखते हैं। O डबल बॉन्ड P अटैच टू O अटैच टू P डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए, मतलब दो लोन पेयर होने चाहिए। फॉस्फोरस ने तीन बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, फॉस्फोरस के पास एक। अब आप बोलोगे सर अभी जल्दी में लोन पेयर कैसे काउंट कर रहे हो? तो देखो बेटा, ये फॉस्फोरस जो होता है वो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्या होता है? NH2 NP3 NDC N-1D। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो N-1D0। तो S के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, P के पास अनपेयर्ड है। तो जब ये तीन बॉन्ड बनाएगा तब S के पास के इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो पेयर्ड रहेंगे। तो जब वो तीन बॉन्ड बनाएगा तब लोन पेयर रहेगा। लेकिन जब S का इलेक्ट्रॉन D में जाएगा तब 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, तब उनके पास एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा। तो यह है P2O3 का स्ट्रक्चर। अब इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? P2O5। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O अटैच टू O अटैच टू P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखते हैं, ये जो फॉस्फोरस है इसने 5 बॉन्ड बनाए। इसका मतलब यहाँ का जो S रहेगा वो एक ही होना चाहिए, S1 होना चाहिए, और ये D0 का बन जाएगा 1। अब इनमें से एक के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये रहेगा P2O5, मतलब इस फॉर्म में। तो ये M2O5 ये रहेगा और M2O3 जो रहेगा ये रहेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं ओवरलैपिंग की। क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड है? हाँ बिल्कुल है। तो फॉस्फोरस जब 3 बॉन्ड बनाएगा तब वो कौन से ऑर्बिटल यूज करेगा? sp1 p2 और p3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? s1 2 3। तो यहाँ पे sp2 है तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? p। ऑक्सीजन के पास तो रहेगा p, मतलब यहाँ पे रहेगा p पाई p पाई। अब ये p पाई है तो ये वाला भी p पाई ही रहेगा। इसकी बात थोड़ी देर पहले देखा था, एक जो था वो p पाई बना था, कोई बात नहीं, फिर से एक बार देखते हैं। 5 बॉन्ड बना रहा है तो एक होना चाहिए s। यहाँ का जो फॉस्फोरस है उसके पास क्या है? s, p1 p2 p3 एंड d। कितने हो गए? 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 2 3 sp2। बचा क्या? p और d। तो एक होना चाहिए p पाई, दूसरा होना चाहिए p पाई d पाई। अब लिखा हुआ ऐसा है कि एग्जिस्ट एज ए डाइमर ड्यू टू, हाँ, अब इनके बीच में ये डाइमर फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट रहेगा क्योंकि इनके बीच में p पाई बॉन्डिंग जो रहेगा वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ये जैसे यहाँ पे देखोगे आप लोग तो यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ेगा क्योंकि ये एटम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और इसीलिए क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो होता है वो इजीली p पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसके अलावा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्ट्रीबाइन जो होता है और बिस्मथ जो होता है, ये जो होते हैं वो p पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बॉन्ड नहीं बनाते मतलब वो अनविलिंग नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनविलिंग नेचर हम लोग बोल सकते हैं उसको। बोथ P4O6 and P4O10 are acidic oxide which dissolve in water to give phosphonic acid। अभी इसको हम लोग फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं और फॉस्फोरिक एसिड देता है। ठीक है, तो एक फॉस्फोरिक एसिड देता है और दूसरा फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे ये जो फॉस्फोनिक बोला है ना, ये फॉस्फोनिक की जगह हम लोग इसको फॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हैं। तो इन ऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे तब उसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक नेचर। अब देखो ये फॉस्फोरस का ऑक्साइड है और फॉस्फोरस जो रहेगा वो नॉन मेटल है। और हमने ये भी देखा था कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, हाँ, CO2 को लेके देखते हैं, का रिएक्शन H2O के साथ करते हैं तो हमको मिलता है H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड है। तो इस नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करने के बाद वो हमको एसिड देता है एंड दैट्स वाई इस नॉन मेटल ऑक्साइड को हम हमेशा बोलते हैं कि ये कौन सा नेचर शो करेगा? एसिडिक नेचर क्या करेगा? शो करेगा। तो इस प्रकार से ये रहेंगे ऑक्साइड के बारे में कि ये किस प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे कुछ ऑक्सी एसिड्स दिए हुए हैं फॉस्फोरस के। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है H3PO4 जिसको बोलेंगे हम लोग फॉस्फोरिक एसिड। फिर दिया हुआ है H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड का दूसरा नाम क्या दिया था? फॉस्फोनिक एसिड। तो दोनों नाम याद रखना है। फिर आता है H3PO2, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इनमें सभी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आएगा sp3, इसका भी रहेगा sp3 और इसका भी रहेगा sp3। सबके बीच में एक एक पाई बॉन्ड है। तो आपको ये पता लगाना है कि इसके बीच में जो पाई बॉन्ड है ये कौन सा रहेगा। पॉसिबिलिटी है p पाई रहेगा या तो p पाई d पाई रहेगा। ये आपको पता लगाना है कि H3PO3, H3PO2 और H3PO4 में किस प्रकार का पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। p पाई है कि p पाई d पाई प्रेजेंट है। ठीक है।